प्रिय विद्यार्थियों, हम रूसी क्रांति और यूरोप में समाजवाद चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत जो पॉइंट है इस वीडियो में वो है समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। यहाँ ध्यान दें, द्वितीय इंटरनेशनल नामक जो संस्था बनाई गई थी वो समाजवादियों के द्वारा बनाई गई थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखिए, जर्मनी और इंग्लैंड के अंदर मजदूरों ने अपनी जो तत्कालीन स्थिति थी उसमें सुधार करने के लिए अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए, यानी कि इन संगठनों ने एक खजाना बनाया जिसमें पैसे इकट्ठे किए ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें। और काम के घंटों में कमी, यानी कि अगर यदि 12 घंटे 16 घंटे तक काम लिया जाता था मजदूरों से, तो उसमें उनका मानना था कि इन घंटों में कमी होनी चाहिए। और मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया। यदि मजदूरों को, महिलाओं को मताधिकार नहीं था, मत देने का अधिकार नहीं था, तो उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया कि उनको मताधिकार मिलना चाहिए। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अलग पार्टी बना ली थी। ध्यान दें, 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन, जो मजदूरों से संबंधित जो यूनियनें थी, उन्होंने एक लेबर पार्टी बनाई अलग अपनी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया। जैसी लेबर पार्टी ब्रिटेन के अंदर थी, वैसी फ्रांस के अंदर सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। ये दोनों ही पार्टियां देखिए समाजवादी लोगों से जुड़ी हुई थी, समाजवाद से जुड़ी हुई थी ये पार्टी। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। यहाँ पर ध्यान दें, जैसे कि ब्रिटेन में 1905 में इन्होंने आंदोलन किए और एक लेबर पार्टी का गठन कर लिया था। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी बन गई थी, लेकिन 1914 तक इनकी कहीं पर भी किसी भी देश के अंदर सरकार नहीं बनी। यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। संसदीय राजनीति का मतलब यहाँ पर यह है कि देश की जो सबसे बड़ी पंचायत होती थी, जिसे जैसे कि अपने देश के अंदर हम संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट जिसे कहा जाता है, उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से बोला जाता है। तो उसके जब चुनाव होते थे तो उसमें इन समाजवादियों के जो प्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि थे, वो बड़ी संख्या में जीतते आ रहे थे और उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई। ये बात भी सही है। मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। समाजवादियों की रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकल। अब देखिए, चित्र दिखाया गया है यहाँ पर, ये फ्रांस की। इस चित्र से संबंधित जो जानकारी दी गई वो देखिए। ये पेरिस कम्यून 1871 का एक चित्र है। पेरिस के अंदर कम्यून जो है उसका एक चित्र है 1871 का। इस चित्र में मार्च और मई 1871 के बीच हुए जन विद्रोह को दर्शाया गया, यानी कि मार्च और मई के बीच जो आंदोलन हुए थे जनता के 1871 के अंदर, उसको इस चित्र के अंदर दिखाया गया है। यह ऐसा दौर था जब पेरिस की नगर परिषद, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पेरिस की जो नगर परिषद थी उस समय, तत्कालीन समय के अंदर उसे कम्यून कहा जाता था। ध्यान दें, इसको अपना सवाल भी बनता है। नगर परिषद पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों, जो काम धंधे से जुड़े जो लोग थे, अपने अपने खास जो काम थे उनके, और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार ने कब्जा कर लिया था।
यह उथल पुथल फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण पैदा हुई थी। देखिए बहुत बड़ी बात है ये, जो पेरिस की नगर परिषद थी इस पर मजदूरों ने कब्जा कर लिया, आम लोगों ने कर लिया, पेशेवरों ने कर लिया, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जो जन सरकार थी उसने कब्जा कर लिया था। और यह उथल पुथल फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण पैदा हुई थी। यद्यपि पेरिस कम्यून को अंततः सरकारी टुकड़ियों ने कुचल डाला, लेकिन दुनिया भर के समाजवादियों ने समाजवादी क्रांति की पूर्व पीठिका के रूप में इसका जमकर जश्न मनाया। यानी कि बाद के समय के अंदर जो समाजवाद दुनिया के अंदर आया, उसकी शुरुआत के रूप में इसको देखा गया पेरिस कम्यून को। पेरिस कम्यून को दो और चीज़ों की वजह से आज भी याद रखा जाता है। क्या क्या थी वो दो चीज़ें? नंबर एक, मजदूरों के लाल झंडे का उदय इसी घटना हुआ था। यानी कि पेरिस के अंदर जो लोग थे, मजदूर आम लोग जो भी थे, उन्होंने इस समाजवाद की जो शुरुआत की थी, या अपना जो एक प्रतीक बनाया था झंडे को, वो लाल झंडा बनाया था। तो आज भी यदि जब मतलब कि मजदूरों से संबंधित इस प्रकार की कोई भी समाजवाद से जुड़ी कोई घटना होती तो लाल झंडे का प्रयोग किया जाता है। तो ये उसी समय से शुरुआत हुई थी। कम्युनार्डो क्रांतिकारियों ने अपने लिए यही झंडा चुना था। नंबर दो, मार्सेयस के लिए जो इस घटना के बाद पेरिस कम्यून और मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया, यानी कि गीत था ये मार्सेयस। उल्लेखनीय है कि इस गीत का मूलतः 1792 में युद्ध गीत के रूप में लिखा गया था। धन्यवाद।